नमस्कार बच्चों, मैं हूं मानवेंद्र गहलोत। हम पढ़ रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, कक्षा 12 के लिए अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है। इसका अध्याय 1 हमने कर लिया है। आज जो है हमारा अध्याय 2 है वो प्रारंभ होगा। तो उससे पहले कि मैं चैप्टर 2 पे आऊँ, चैप्टर 2 जो है आपके किस तरीके से आपके सिलेबस में महत्व रखता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2022 का पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में कुछ फेरबदल बोर्ड ने किया है। कोविड के मद्देनज़र कुछ चैप्टर के कुछ भाग जो है वो कट किए गए। तो हमारी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इकाई 1 जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय हमने कर लिया था। इस अध्याय पे 7 वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं और प्लेलिस्ट में है, तो जिससे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर नहीं मिले तो इस PDF के माध्यम से आप जो है वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका एक बटन मैंने यहाँ पर दिया है। लाइव क्लास के लिए जो मेरी क्लासरूम ID है उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। आप लाइव क्लास मेरे से जुड़ सकते हैं। वाइज ऐप पर ये क्लास जो है अरेंज होती है। तो देखिए, अर्थशास्त्र एक परिचय चैप्टर 1 जो था वो हो चुका है। हम इकाई 2 उपभोक्ता व्यवहार जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो अध्याय 2 उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो उपभोक्ता होता क्या है। हम और आप एक उपभोक्ता है। वे सभी व्यक्ति जो मूल्य चुकाकर वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं। वस्तु और सेवा में उपयोगिता है और वो किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करें तो उसमें उपयोगिता होती है। और उपयोगिता को कंज्यूम या उपयोगिता का जो नाश करने वाला है, उपयोगिता को जो नष्ट करता है वो उपभोक्ता होता है। तो उपयोगिता वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करे वो उपयोगिता कहलाती है। और उपयोगिता है किसी पदार्थ या वस्तु में तभी वो उपभोक्ता उसकी मांग करते हैं। तो उपभोक्ता उपयोगिता के कारण वस्तु या सेवा का प्रयोग करते हैं। तो देखो, अध्याय जो 2 है और इकाई 2 है, इस इकाई के अंतर्गत हम उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे। अब उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उपयोगिता को समझेंगे। उपयोगिता होती क्या है, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, क्रमवाचक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, उपभोक्ता का बजट सेट, बजट रेखा, बजट सेट में जो शिफ्टिंग और बदलाव है उसको हम देखने वाले हैं। उपभोक्ता का जो इष्टतम चयन है, मांग वक्र, मांग का नियम, अनधिमान वक्र, बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की व्युत्पत्ति, सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं, स्थापन और पूरक वस्तुएं, मांग वक्र में शिफ्टिंग, मांग वक्र की दिशा में गति और मांग में शिफ्ट, बाजार मांग, इनके ऊपर जो है हम आगे के कुछ वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मांग की लोच को पढ़ने वाले हैं। रैखिक मांग वक्र की दिशा में जो लोच हैं, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, लोच तथा व्यय में संबंध हम देखेंगे। तो जो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो है उपयोगिता, और उपयोगिता का जो गणनावाचक दृष्टिकोण है उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ उपयोगिता क्या है, किस तरीके से हम उपयोगिता को परिभाषित कर सकते हैं। तो उपयोगिता से जो तात्पर्य है वो सीधा सा मैंने यहाँ नोट्स में दिया हुआ है। उपयोगिता से आशय साधारण बोलचाल में किसी वस्तु के प्रयोग से मिलने वाला आनंद ही उपयोगिता है। भाई, किसी न किसी पदार्थ में कोई भी जो गुण है वो गुण किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को पूरा करें तो उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु में उपयोगिता है। अर्थशास्त्र में इसका अर्थ हम थोड़ा अलग लेते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से आशय किसी वस्तु पदार्थ का वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता हो, उपयोगिता कहलाती है। तो उपयोगिता का सीधा सा अर्थ ये आ जाता है। उपयोगिता से आप क्या समझते हो, तो उपयोगिता से आशय किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, वो उपयोगिता है। भले ही उस वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को हानि उठानी क्यों ना पड़े। देखो, हानि भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उपयोगिता हमेशा फायदेमंद है। उदाहरण के लिए शराब पीना हानिकारक है, लेकिन शराबी के लिए शराब में क्या है, उपयोगिता है। तो शराब शराबी के लिए उपयोगी हुई। हालांकि शराब पीने से क्या हो रहा है, हानि हो रही है, हानिकारक है, शराब से दूर रहना चाहिए। लेकिन कुल मिला के एक शराबी के लिए शराब क्या है, उपयोगी है। तो इसीलिए शराबी के लिए शराब उपयोगी हो गई। तो कुल मिला के उपयोगिता से सीधा सा तात्पर्य है किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जो किसी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करें, उपयोगिता कहलाती है।
अब बात आती है उपयोगिता विश्लेषण की क्यों ज़रूरत पड़ती है। उपयोगिता को मापना उपयोगिता विश्लेषण है। तो उपयोगिता की माप क्यों की जाती है, उपयोगिता की माप की आवश्यकता ही क्यों होती है। तो देखिए सीधे सी बात है, उपभोक्ता का संतुलन हम निकालेंगे। उपभोक्ता का संतुलन निकालने के लिए क्या करना होगा, उपयोगिता को मापना पड़ेगा। अब उपभोक्ता का संतुलन क्या है, उपभोक्ता के लिए सर्वोत्तम स्थिति क्या होगी, उपभोक्ता के लिए सर्वोत्तम स्थिति क्या होगी, यानी एक उपभोक्ता किसी पदार्थ या वस्तुओं को इस्तेमाल करने के बाद उसका जो इष्टतम सहयोग है, उनसे उन वस्तुओं के उपयोग से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो अधिकतम होती है, तो उपभोक्ता की सर्वोत्तम स्थिति है। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, इस 100 रुपये को हम बहुत सारी वस्तुओं पर व्यय करते हैं। ये वस्तु ए पर हमने खरीदी, वस्तु बी खरीदी, वस्तु सी खरीदी, वस्तु डी खरीदी। वस्तु ए से हमें 5 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त हुई, वस्तु बी से हमें 3 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त हुई, वस्तु सी से हमें 8 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त हुई और वस्तु डी से हमें 2 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त हुई। तो कुल मिला के इन 4 वस्तुओं पर हमने ये 100 रुपये व्यय किए हैं। इन 4 वस्तुओं पर 100 रुपये व्यय करने पर इनसे प्राप्त उपयोगिता हमारे को मिली है 18 यूटिल्स। ये 18 यूटिल्स अन्य में किसी भी तरीके से 100 रुपये किस अन्य वस्तुओं पे किसी भी प्रकार से अगर व्यय करूं तो उनकी टोटल यूटिलिटी 18 से कम आती है, तो ये 18 मेरे लिए सर्वोत्तम है, ये मेरा संतुलन होगा। तो एक उपभोक्ता का संतुलन उस स्तर पर होगा जहां उसकी टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता अधिकतम हो। तो अब उपयोगिता अधिकतम कब होगी, जब उपयोगिता की माप करेंगे। जब उपयोगिता को मापेंगे तभी हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति 18 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त कर रहा है इन 4 वस्तुओं से। ये 4 वस्तुओं पर उसका जो व्यय किया गया है ये सर्वश्रेष्ठ है, यानी इनसे ये 18 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त हुई है। ये उपयोगिता अन्य किसी भी तरीके से दूसरी वस्तुओं पर व्यय करने से प्राप्त नहीं होती है। तो ये एक व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम स्थिति कही जाएगी। एक उपभोक्ता ऐसी स्थिति में संतुलन में होगा जहां उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम है। अब उपयोगिता की माप से जुड़े 2 दृष्टिकोण हैं, ध्यान रखना। उपयोगिता की माप करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उपभोक्ता का संतुलन हमें निकालना है। उपभोक्ता का संतुलन निकालने के लिए उपयोगिता की माप करनी पड़ती है। उपयोगिता की माप का पहला दृष्टिकोण है गणनावाचक दृष्टिकोण, और उपयोगिता की माप का दूसरा दृष्टिकोण है क्रमवाचक। तो जो गणनावाचक दृष्टिकोण है वो उपयोगिता की गिनती करता है, जैसा नाम है गणनावाचक। गणनावाचक का मतलब ही क्या है, गिनती करना। उपयोगिता की गिनती देखो यहाँ यूटिल्स में की है हमने, 5 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, 2 यूटिल्स। ये क्या है, ये यूटिल्स माप की इकाई है। यूटिल्स उपयोगिता की माप की इकाई है। जिस प्रकार हम किलोग्राम वजन को किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, लिक्विड को हम लीटर में मापते हैं, उसी तरीके से उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है। गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है उपयोगिता की माप हो सकती है, उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है। ये बात गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है। क्रमवाचक दृष्टिकोण कहता है उपयोगिता की माप संभव नहीं है। अब माप संभव नहीं है तो उपयोगिता को कैसे मापते आए, ये दृष्टिकोण क्रम देता है। जैसा कि नाम है क्रमवाचक, उपयोगिता को क्रम देता है। जो वस्तु हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है वो नंबर 1 पे, कम जरूरी वस्तु 2 पे, उससे कम 3 पे, इस तरीके से वस्तुओं को क्रम दे दिए जाते हैं। जो कम जरूरी, जो हमारी आय में जो वस्तुएं आती है वो हम ले लेते हैं। तो ये सर्वोत्तम हमारा जो है चयन है। तो ये क्रमवाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता की माप यूटिल्स में न करके यह क्रम देकर माप करता है। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण है, ये कहता है उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। तो आइए बात करते हैं उपयोगिता विश्लेषण ये क्या है। तो देखो, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, ये कभी ना पूरी होती है। जैसा मैंने बताया, आवश्यकताओं की अनंत होने के कारण ही आर्थिक समस्याओं का जन्म होता है। हमें चुनना पड़ता है, हमें चयन करना पड़ता है, अतः आर्थिक समस्या इस कारण जो है वो उत्पन्न होती है। तो हम अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करें, ये एक प्रॉब्लम है। उपयोगिता की माप के 2 दृष्टिकोण हैं। पहला उपयोगिता का माप का गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा उपयोगिता की माप का क्रमवाचक दृष्टिकोण। अब गणनावाचक दृष्टिकोण क्या कहता है, गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है उपयोगिता की माप की जा सकती है, यानी उपयोगिता को मापा जा सकता है। किस में मापा जा सकता है, यूटिल्स में मापा जा सकता है। उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है। यूटिल्स एक माप की इकाई है। जिस प्रकार हम वजन को किलोग्राम में मापते हैं,
लिक्विड को हम लीटर में मापते हैं, कपड़े को हम मीटर में मापते हैं। ये माप की अलग अलग इकाइयाँ हैं। उसी तरीके से उपयोगिता को ये क्या कहता है, यूटिल्स में माप सकते हैं। कौन सा दृष्टिकोण कहता है उपयोगिता को मापा जा सकता है? गणनावाचक, जैसा नाम है गणना करना, गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है उपयोगिता की गणना की जा सकती है, उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है। अब उपयोगिता की माप का जो गणनावाचक दृष्टिकोण है, इस पर जो सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। ये समसीमांत उपयोगिता नियम हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर प्रश्न क्या बनता है, देखो समसीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हो? समसीमांत उपयोगिता नियम को स्पष्ट कीजिए या उपयोगिता की माप की गणनावाचक दृष्टिकोण को समझाइए। दूसरा जो दृष्टिकोण आता है वो है क्रमवाचक दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण कहता है कि उपयोगिता की माप संभव नहीं है, उपयोगिता को क्रम प्रदान किए जाते हैं। क्रम मीन्स प्राथमिकता क्रम में पहले वस्तु जो जरूरी है वो आप नंबर 1 पे रखो, फिर कम जरूरी, फिर कम जरूरी, इस तरीके से क्रम दे दो, एक लाइन बना लो। जो सबसे ज़्यादा जरूरी वस्तु है वो नंबर 1 पे रहेगी, जो कम जरूरी वस्तु है वो 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से आपकी सबसे कम जरूरी वस्तु सबसे लास्ट में रहेगी। इस तरीके से आप वस्तुओं को क्रम दो। आप वस्तुओं का उपभोग करते हो, विभिन्न वस्तुएं आप इस्तेमाल करते हो, तो इन विभिन्न वस्तुओं को हम इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखेंगे कि कौन सी वस्तु हमारे लिए ज़रूरी है, उसको हम पहले क्रम में रखेंगे, यानी उसको हम पहले खरीदेंगे, फिर कम जरूरी वस्तुओं को खरीदेंगे, फिर कम जरूरी वस्तुओं को खरीदेंगे। इस तरीके से हम क्रम देते हुए अगर वस्तुओं को खरीदेंगे तो ये हमारे लिए सर्वोत्तम चयन होगा और हम सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त कर पाएंगे। तो एक उपभोक्ता किस तरीके से सर्वोत्तम उपयोगिता प्राप्त करें, उससे जुड़े ये 2 दृष्टिकोण हैं। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण में क्रम प्रदान किए जाते हैं। इस पर आधारित जो सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं वो अनधिमान वक्र और बजट रेखा के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन हम पढ़ेंगे। तो देखो अनधिमान वक्रों से उपभोक्ता का जो संतुलन की बात है वो हिग्स और एलन ने इसे लोकप्रिय बनाया था। ये ध्यान रखना, अनधिमान वक्र विश्लेषण को हिग्स और एलन ने सबसे पहले दुनिया के सामने ये लेके आए थे और इन्हीं से फिर ये आगे लोकप्रिय बना। तो जो आज के हमारा पहला जो टॉपिक है गणनावाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण में हम आज पढ़ेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम। अब समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है इसको देखते हैं। देखो इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आनुपातिकता का नियम, गॉसेन का दूसरा नियम, ये कुछ इसके अन्य नाम भी है। ये नाम एक ही है, संतुष्टि अधिकतम संतुष्टि का नियम कहें तो भी समसीमांत उपयोगिता नियम से तात्पर्य निकलता है। प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं इसे, आनुपातिकता का नियम भी कहते हैं, गॉसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। तो समसीमांत उपयोगिता नियम को मार्शल ने इस प्रकार परिभाषित किया है, यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे एक से ज़्यादा उपयोगों में लगाया जा सकता है तो वह व्यक्ति उस वस्तु को इस प्रकार उस वस्तु को वितरित करेगा कि उस वस्तु के प्रत्येक उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो। बात आती है सीमांत उपयोगिता क्या है। देखो सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल हम 2 वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे थे और टोटल हमारी यूटिलिटी क्या थी, 10 इकाई थी। अब हम 3 वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 15 हो गई। तो जो एक वस्तु जो अतिरिक्त जो आपने बढ़ाई है, इस वस्तु ने उपयोगिता में कितना परिवर्तन लाया है, 5 का परिवर्तन लाया है। 5 यूटिल्स उपयोगिता टोटल यूटिलिटी में जुड़ गई है। ये 5 यूटिल्स उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। बस अगली जो इकाई वस्तु की रही है उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है, 5 इकाई, 5 यूटिल्स सॉरी। तो ये 5 यूटिल्स इस तरीके से सीमांत उपयोगिता के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अब बात आती है समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। देखो कुछ टर्म कंडीशंस है, इस सिद्धांत को लागू होने में कुछ मान्यताएं जो हैं वो ली जाती है। ये मान्यताएं क्या हैं, पहली मान्यता है उपयोगिता की माप संभव है। चूँकि ये गणनावाचक दृष्टिकोण है, गणनावाचक दृष्टिकोण ऑलरेडी कहता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है। दूसरी बात इस सिद्धांत के अंतर्गत रखी जाती है मान्यताओं में, उपभोक्ता क्या है, विवेकशील प्राणी है। उपयोगिता जो है हम यूज़ लेते हैं, विभिन्न वस्तुओं से हम उनका प्रयोग करते हैं, तो एक उपभोक्ता हर एक वस्तु को सोच समझ कर खरीदता है, देखभाल कर खरीदता है। हम ऐसे ही वस्तुओं को क्रय नहीं करते, हम हर वस्तु को परखते हैं, देखते हैं और उसके बाद उस वस्तु को हम खरीदते हैं। तो उपभोक्ता कैसा है, उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। शील लिखा हुआ है, इसे ल कर लेना, उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से मतलब है मुद्रा की एक इकाई जो चीज़ खरीद रही है, मुद्रा की अगली इकाई भी
उतनी ही चीज़ खरीद रही है। मान लो 1 रुपये का सिक्का 2 टॉफ़ी खरीद रहा है, तो अगला 1 रुपया भी 2 टॉफ़ी खरीदेगा, उससे अगला 1 रुपया और खर्च करोगे तो भी आपको 2 टॉफ़ी मिलेगी। तो प्रत्येक मुद्रा की 1 इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है? 2 टॉफ़ी के बराबर। तो ये स्थिर होनी चाहिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथी मान्यता है वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो वस्तु की कीमत जो है 1 रुपये में 2 टॉफ़ी आ रही है तो 2 ही टॉफ़ी आनी चाहिए। 1 टॉफ़ी आने लग गई तो इसका मतलब टॉफ़ी की कीमत क्या हुई? बढ़ गई। वो नहीं होना चाहिए। वस्तुओं के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे इस सिद्धांत की गणना के दौरान, तो फिर इस सिद्धांत के अनुसार उपयोगिता को सही मापा नहीं जाएगा। फिर बात आती है वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। जिस तरीके से वस्तुओं के जो भाग किए जा सकते हैं, वस्तु आप 100 ग्राम लो या आप 1 केजी लो या आप 10 केजी यूज़ लो, इस तरीके से 10 ग्राम भी खरीद सकते हो। तो वस्तुओं के भाग किए जा सकते हैं, वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। ये सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, इस मान्यता पर आधारित है। उपभोक्ता की आय स्थिर है। देखो उपभोक्ता की आय इस सिद्धांत की गणना करते समय स्थिर होनी चाहिए। एक उपभोक्ता मान लीजिए 10,000 कमा रहा है, तो 10,000 के अकॉर्डिंग हम उसकी टोटल यूटिलिटी निकाल रहे हैं, और इसके दौरान अगर उसकी आय 12,500 2,500 बढ़ गई तो फिर टोटल यूटिलिटी में भी फ़र्क आ जाएगा, तो फिर गणना सही नहीं होगी। तो कहने का मतलब हम जिस आधार को मानकर गणना कर रहे हैं वो आधार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय इस दौरान स्थिर रहनी चाहिए। उपभोग एक निश्चित समय अवधि में किया जाता है। तो देखो इस सिद्धांत की लास्ट मान्यता में ये कहा गया है कि उपभोक्ता एक निश्चित टाइम पीरियड में वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहा है। तो एक निश्चित टाइम पीरियड का मतलब है एक समय अवधि, यानी उस समय अवधि में उसका उपभोग हो जाता है और फिर उसकी टोटल यूटिलिटी काउंट कर ली जाती है। तो इस तरीके से समसीमांत उपयोगिता नियम की ये कुछ मान्यताएं हैं। फिर देखिए इस नियम को हम एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। माना एक व्यक्ति के पास आय कितनी है? 5 रुपये। वो अपनी इस आय को आम और दूध, 2 वस्तुएं हैं, इन 2 वस्तुओं पर खर्च करता है, खर्च करना चाहता है। ऐसे मान लीजिए आम और दूध की कीमत क्या है? 1-1 रुपये। 1 रुपये प्रति किलोग्राम ही आम है और 1 रुपये प्रति लीटर ही दूध है। एक तालिका यहाँ पर दी हुई है। वस्तु की इकाई आम से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, आम से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी x की। आम को हमने x वस्तु माना है और दूध को हमने y वस्तु माना है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी y की। MUY का मतलब है y वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, यानी y वस्तु मीन्स दूध से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता। और मार्जिनल यूटिलिटी x की, इसका मतलब है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, x वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता। तो अगर हम एक आम उपयोग में लेते हैं तो आम से हमें 12 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है और दूध से हमें 10 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। तो हमारे लिए ज़रूरी कौन सी वस्तु हुई? इन दोनों में से सबसे पहले उपभोक्ता किस वस्तु पे खरीदेगा, किस वस्तु को खरीदेगा? स्पष्ट है आम को खरीदेगा, क्योंकि आम की मार्जिनल यूटिलिटी दूध से प्राप्त मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा है। ये 12 है, ये 10 है, इन दोनों का तुलना करो तो हम समझेंगे कि आम उपभोक्ता के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है? वो अधिक है। तो एक उपभोक्ता अपना पहला रुपया कहाँ खर्च करेगा? आम पर खर्च करेगा। अब पहली बात तो है कि उसके पास हैं कितने रुपए? ये 5 रुपये है, ठीक है। यानी उपभोक्ता के पास 5 रुपये हैं। दूध और आम की कीमत 1-1 रुपये है, तो दोनों की कीमत 1 रुपये है और उपभोक्ता के पास 5 रुपये हैं। तो पहला रुपया किस पे खर्च किया? इस पे किया। फिर दूसरी इकाई खरीदने के लिए वो इसको, यानी आम की दूसरी इकाई, और दूध तो अभी खरीदा ही नहीं, तो दूध की पहली इकाई, इन दोनों का तुलना करेगा। इन दोनों की तुलना करने पर हम देखते हैं कि दोनों में बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है, तो वो इस पे भी खर्च कर सकता है या इस पे भी खर्च कर सकता है, यानी दूध पे भी कर सकता है या आम पे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों से प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है। फॉर एग्जाम्पल हम दूध पे खर्च कर लेते हैं। ये लीजिए दूध पे दूसरा रुपया खर्च किया। तीसरा रुपया किस पे खर्च करेगा? 10 और 8 की तुलना करो, 10 ज़्यादा है, तीसरा यहाँ खर्च करेगा। फिर चौथा कहाँ करेगा? इन दोनों की तुलना करो, यहाँ खर्च करेगा। पाँचवा कहाँ करेगा? इन दोनों की तुलना करो, यहाँ करेगा। तो देखो 1, 2 और 3 आम की इकाइयाँ खरीदेगा, यानी 3 किलो आम खरीदेगा और 2 लीटर वो दूध खरीद रहा है। इससे उसके 5 रुपये पूरे हो रहे हैं, यानी 3 ×
₹1 कीमत है तो ₹3 किस पे खर्च हुए, आम पर खर्च हुए। दूध पे कितना हुआ, ₹2 की ₹3, सॉरी एक सेकेंड, इसमें 2 इकाइयाँ खरीदी यानी 2 लीटर खरीदा, ₹1 कीमत है, ₹2 टोटल खर्च हुए दूध पे और कुल खर्च हुए ₹5। इस तरीके से उपभोक्ता अपना सारा बजट ₹5 आम की 3 किलो आम खरीदने में खर्च कर रहा है और 2 किलो दूध खरीदने में खर्च कर रहा है। अब इनसे प्राप्त उपयोगिताओं को देखो यहाँ जोड़ा गया है। आम की पहली इकाई 12, 10 और 12, 10, 10, 8 और 8, 12, 10, 10, 8 और 8। तो इन 5 इकाइयों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इन मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ने पर 48 के बराबर टोटल यूटिलिटी प्राप्त होती है। कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है, 48 पर। अब आप अपने हिसाब से खर्च कर लो। आप इस उपभोक्ता के ₹5 को अपने हिसाब से अन्य किसी भी तरीके से खर्च कर लो। मान लो ये खरीद लो, फिर ये खरीद लो, फिर ये खरीद लो, फिर ये खरीद लो। इस तरीके से किसी भी तरीके से खर्च करोगे तो ये टोटल यूटिलिटी 48 के बराबर नहीं आएगा, 48 के बराबर अन्य तरीकों से व्यय करने पर नहीं आएगी। अगर एक उपभोक्ता अगर इसी तरीके से अपने ये धन खर्च करता है, अपना ये बजट खर्च करता है, तो वो अधिकतम 48 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त करेगा। ये उपभोक्ता की सर्वोत्तम स्थिति है, ये सबसे बढ़िया स्थिति है। अन्य किसी भी तरीके से उपभोक्ता इस राशि को खर्च करके 48 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो एक उपभोक्ता के लिए ये ₹5 सबसे बेहतर खर्च हुए, ये कह सकते हैं। टोटल यूटिलिटी 48 के बराबर इस तरीके से प्राप्त हुई है, ये उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक है। तो एक उपभोक्ता की जो सर्वाधिक संतुष्टि का स्तर होगा या एक उपभोक्ता का जो संतुलन होगा वो उस स्तर पर निर्धारित होगा जहां टोटल यूटिलिटी अधिकतम हो। तो यहाँ पर ₹5 खर्च कर उपभोक्ता 48 के बराबर टोटल यूटिलिटी प्राप्त कर रहा है, कुल उपयोगिता प्राप्त कर रहा है। तो ये उपभोक्ता का क्या है, संतुलन का स्तर है। अब इस नियम की आधुनिक व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो होगा समसीमांत उपयोगिता नियम का जो द्वितीय भाग होगा वो हम इसमें बात करेंगे। तो इस चैप्टर का जो आज का वीडियो है समसीमांत उपयोगिता नियम भाग 1 मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको सिलेबस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इससे चेक करें, इसका लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। आप इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। कल तक के लिए नमस्कार।